हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक बेहतरीन इश्क पार्ट 3। पर इससे पहले पार्ट 2 को अवश्य देखें। तभी आदर्श कपूर के पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया तो उसने कॉल उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। तो आदर्श कपूर ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसके चेहरे पर बहुत ही गुस्सा दिख रहा था। उसी टाइम आदर्श ने अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया और खुद बाहर चला गया। उधर आदित्य की माँ ने कायरा से पूछा, क्या इसने बाहर कुछ खाया था? तभी कायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो पानी पूरी। तभी कायरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी और आदित्य की माँ परेशान हो गई। फिर आदित्य की माँ और उसके पापा उसे रूम में ले गए। तभी आदित्य की माँ ने तुरंत अपने रूम में गई और अपने बैग से उन्होंने कुछ टेबलेट्स निकाल लिए। आदित्य की माँ जल्दी से आदित्य के रूम में पहुंच गई और उन्होंने वो टेबलेट्स आदित्य को खिला दिया। सभी वहाँ मौजूद थे। कायरा ने जब आदित्य की माँ को आदित्य को टेबलेट्स खिलाते देखा तो उसने कहा, आंटी ये क्या? आदित्य को क्या हुआ है? आदित्य की माँ ने कायरा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा इसे ऐसी चीज़ों से एलर्जी है। तभी कायरा ने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन आदित्य तो मुझे इस बारे में कब बताया ही नहीं। कायरा ने कहा तो आदित्य की माँ ने कहा, ये हमेशा इन चीज़ों से दूर ही रहता है, पर पता नहीं आज। तभी कायरा ने एकदम से सर झुका लिया और कहा, सॉरी आंटी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। और मैंने कायरा भी कह ही रही थी कि इतने में आदित्य की माँ ने उसके पास आकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे आंटी नहीं माँ बुलाया करो। तभी कायरा ये सुनकर मुस्कुरा दी और आदित्य को माँ भी। फिर कुछ देर बाद कायरा ने सभी को आदित्य के रूम में भेज दिया और खुद उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद डिनर के टाइम पर सभी ने डिनर किया और अपने कमरे में चले गए। कायरा और आदित्य का डिनर उनके कमरे में रख दिया गया। उधर आदर्श कपूर रात के 10 बजे अपने रूम से बाहर निकला और घर से बाहर चला गया। वो अपने घर के पास ही बने लाइन से कमरों की तरफ बढ़ गया। वहाँ आदर्श कपूर के सारे सर्वेंट्स रहते थे। तभी चौथे रूम के बाहर आदर्श कपूर के कदम एकदम से रुक गए। फिर आदर्श कपूर ने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो अंदर मदन गहरी नींद में सो रहा था। तभी आदर्श कपूर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वहाँ से चला गया। आदर्श कपूर के वहाँ से जाते ही मदन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दिया और फिर वो करवट बदलकर सो गया। उधर आदर्श कपूर अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसने अपने बेड के पास के दराज से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और अपनी बालकनी की तरफ चला गया। वो वहीं मौजूद चेयर पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी आदर्श के हाथ में जलता हुआ सिगरेट मौजूद था। उसने सिगरेट वाला हाथ चेयर से नीचे की तरफ लटका रखा था। फिर आदर्श कपूर ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने वही कायरा का चेहरा आ गया। तभी तुरंत ही आदर्श कपूर के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, पर अगले ही पल वो स्माइल भी गायब हो गई। तभी उसे याद आने लगा कि कैसे कायरा आदित्य को पानी पूरी खिला रही थी। तभी आदर्श कपूर ने झट से अपनी आंखें खोली और गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। तभी आदर्श के हाथ में मौजूद सिगरेट भी उसकी मुट्ठी में कैद होकर बुझ गई। तभी आदर्श ने गुस्से में अपना सर झटक दिया और हाथ झाड़कर बेड पर लेट गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। उधर आदित्य की आंखें खुली तो सुबह के 6 बज चुके थे। आंखें खुलते ही उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी कायरा पर पड़ी। तभी कायरा की आंखें बंद थी। उसने सोफे से अपना सर टिकाया हुआ था और उसके थोड़े बहुत बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उधर खिड़की खुली होने की वजह से सूरज की मध्यम सी किरणें सीधे कायरा के चेहरे पर ही पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। उसे देखते ही आदित्य के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कायरा की तरफ बढ़ गया। रात को देर से सोने की वजह से कायरा अब भी गहरी नींद में थी। तभी आदित्य जाकर कायरा के बगल में बैठ गया और वो एकटक नज़रों से कायरा को ही देख रहा था। तभी आदित्य के हाथ खुद ब खुद कायरा के चेहरे की तरफ बढ़ गए। फिर आदित्य ने हल्के से हाथ से कायरा के बालों को उसके चेहरे से हटाना चाहा। जैसे ही आदित्य के हाथ ने कायरा के चेहरे को हल्के से टच किया, वैसे ही कायरा ने अपनी आंखें खोल ली। उसने झट से आदित्य का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए आदित्य की तरफ देखा और कहा, ये क्या है आदि? तभी आदित्य ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे कायरा ने झटक दिया था और फिर उसने कायरा की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। फिर आदित्य ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कायरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारे बाल। आदित्य भी कह ही रहा था कि इतने में ही कायरा ने बीच में ही कहा, मैं चलती हूँ, माँ भी जाग गई होगी। कहकर कायरा सोफे से उठ खड़ी हुई। वो बस जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी। तभी कायरा दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि इतने में ही आदित्य ने तुरंत रिएक्ट किया और उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया। तो कायरा एकदम से चौंक गई। वो जैसे ही पलटी, आदित्य ने एकदम से उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। तो कायरा बस हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने भी वापस से आदित्य को अपने गले से लगा लिया। तो कुछ देर बाद ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा।
तभी आदित्य की सांसें कायरा की गर्दन को छू रही थी। ये देखकर कायरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने फौरन आदित्य को छोड़ दिया और उससे दूर होने की कोशिश की, पर आदित्य ने एकदम से उसकी गर्दन को चूम लिया। तभी कायरा एकदम से हैरान थी। उसे आदित्य से इस तरह की हरकत की जरा सी उम्मीद नहीं थी। तभी उसने अपनी पूरी ताकत लगा के आदित्य को धक्का दे दिया। आदित्य एकदम से 2 कदम पीछे हो गया, तो कायरा अपनी आंखें बड़ी की आदित्य को ही देख रही थी। तभी आदित्य एकदम से आगे बढ़कर कायरा की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो कायरा ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में धीरे से कहा, आदि ये तुम क्या कर रहे हो? तो आदित्य ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, अब तो हमारी शादी होने वाली है, इतना तो चलता है। कहते हुए आदित्य कायरा के चेहरे की तरफ झुकने लगा। तो कायरा ने तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा, नहीं 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 आदि। तभी कायरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर आदित्य की पकड़ मजबूत थी। तो कायरा की हरकत देखकर आदित्य को गुस्सा आने लगा और उसने कायरा की गर्दन पर काट लिया, जिससे कायरा की हल्की सी चीख निकल गई। तभी आदित्य ने एकदम से कायरा को छोड़ दिया। कायरा ने एकदम से छूटते एक जोरदार तमाचा आदित्य की गाल पर जड़ दिया और गुस्से में वहां से चली गई। उधर आदित्य ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रख रखा था और वो कायरा को वहां से जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही आदित्य को खुद पर गुस्सा आने लगा। तभी उसने खुद से कहा, क्यों आदि क्यों? आखिर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता? फिर आदित्य ने गहरी सांस ली और दोबारा से बड़बड़ाया, अब मनाना पड़ेगा। उधर कायरा जैसे ही आदित्य के रूम से बाहर निकली, उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी, जिनका ध्यान कायरा की तरफ नहीं था। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखें गुस्से और नाराजगी से लाल हो चुकी थी। उसे बार बार आदित्य का उसके करीब आना याद आ रहा था और उसका वो बिहेव उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर में कायरा अपने रूम में पहुंची तो उसकी नज़र काजल पर पड़ी। अभी वो सो रही थी तो कायरा तुरंत वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। तब तक काजल भी उठ चुकी थी और वो भी तैयार होने लगी। कायरा एकदम से शांत थी। उसके मन में बहुत से सवाल थे। ज़रूरी है? शादी होने वाली है तो कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया? शादी हुई तो नहीं ना? क्यों आदित्य क्यों? तुम कभी मेरी समझ से बाहर हो जाते हो। कभी लगता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर कभी कभी तो तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत गुस्सा भी दिला देती है। कभी लगता है तुमसे दूर रहूं, पर तुम हर बार पास रहने की नई वजह देते हो। तुम्हारे सिवाय कभी किसी को जाना ही नहीं, इसलिए हर बार तुम ही सही लगते हो। तुम्हारा भी कहना सही है शायद, पर तुम्हारी हरकतें मुझे तुमसे दूर कर देती है। तभी कायरा ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, आज फिर एक बार मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। फिर कायरा ने अपनी मुट्ठियों के साथ अपनी आंखें भी बंद कर ली। उसकी पलकें नम हो गई थी। तो आज कायरा खुद में ही उलझी हुई थी। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी उसने खुद को संभाल लिया था। उधर काजल जब उसके पास आई तो कायरा को यूं खामोश देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उसने कायरा से कहा, क्या हुआ दीदू? तभी कायरा ने काजल की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से हटकर अपने बैग में सामान रखने लगी। तभी काजल कायरा को ही देख रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी कुछ देर बाद काजल और कायरा ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले। तभी आदित्य अपनी गाड़ी के साथ बाहर खड़ा नजर आया। आदित्य को सामने देखते ही सुबह वाली आदित्य की हरकत कायरा की आंखों के सामने आ गई। तो आदित्य ने भी कायरा की तरफ देखा, पर कायरा ने उसे देखते ही अपनी नज़रें फेर ली। तो आदित्य ने काजल की तरफ देखते हुए कहा, चलिए साली साहिबा, आज हम आप लोगों को छोड़ने चलते हैं। तभी कायरा तुरंत ही आदित्य को मना कर देना चाहती थी, पर उससे पहले कि काजल बोल पड़ी, अरे जीजू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? कहकर काजल ने कायरा की तरफ देखा जो दूसरी तरफ देख रही थी। उसे देखकर काजल ने अपने सर पर हाथ मारा और खुद से कहा, आज तो दीदू का मूड ठीक भी नहीं है। ये सोचते हुए काजल कायरा की तरफ बढ़ गई और उसने उसका हाथ पकड़कर कार की तरफ ले जाते हुए कहा, अरे दीदू, कहाँ खोई हुई हो? तो कायरा ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक नज़र उठाकर आदित्य की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी काजल ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और कायरा बिना कुछ कही गाड़ी में बैठ गई। तो काजल और आदित्य भी बैठ गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ऑफिस के बाहर थी। काजल झट से बाहर निकल गई और कायरा भी। तभी उन्हें देखकर आदित्य की भी जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उसने कायरा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कायरा 2 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है। तभी काजल ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, दीदू आप बात करो, मैं चलती हूँ। कहकर काजल लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। तब तक आदर्श कपूर की गाड़ी भी आ गई और उसने एक जोरदार ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। जब आदर्श की नज़र सामने कायरा और आदित्य पर पड़ी, आदित्य को कायरा के साथ देखकर आदर्श की आंखें बड़ी हो गई। तो आदर्श कपूर ने तभी सामने देखते हुए कहा, ऋतिक तू जा, मैं आता हूँ। पर भाई, ऋतिक ने कुछ कहना चाहा, पर तभी आदर्श कपूर ने उसे घूर कर देखा तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया।
इसी चक्कर में वो काजल से टकराते टकराते बचा। फिर वो दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। उन दोनों के अलावा ऑफिस के कुछ स्टाफ और भी थे। तभी रीति काजल को ही देख रहा था, पर काजल की नज़रें नीची थी और कुछ ही देर में वो सभी अपने फ्लोर पर पहुंच गए। ऋतिक अपने केबिन में बैठा था। उसे अब आदित्य के बारे में जानना था कि आखिर वो है कौन और काजल का उससे क्या कनेक्शन है। उधर आदर्श कपूर की नज़रें तो आदित्य और कायरा पर ही थी। काजल के वहाँ से जाते ही कायरा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और वहाँ से जाने लगी, पर आदित्य एकदम से उसके सामने आ गया। तभी कायरा ने अपने पास आस पास देखा और वहाँ से जाने लगी, पर आदित्य एकदम से उसके सामने आ गया। तभी कायरा ने अपने आसपास देखा। एक दो एम्प्लॉयज़ अभी भी वहीं खड़े थे। उनकी नज़र उन्हीं दोनों पर थी। तो कायरा ने उन्हें घूर कर देखा तो वे लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि अब ऑफिस का टाइम भी हो चुका था। और फिर कायरा ने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने मासूमी से कहा, कायरा एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज़। कायरा वहीं रुक गई और आदित्य की तरफ देखने लगी। तभी आदित्य ने एकदम से कायरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तो कायरा आदित्य को हैरानी से देखने लगी। तभी आदित्य ने कहना शुरू किया, कायरा मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पता नहीं कैसे, पर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। यू नो हाउ मच आई लव यू। तभी कायरा ने फिर से आदित्य की तरफ देखा, जो इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था। पर कायरा ने फिर भी आदित्य से अपना हाथ छुड़ा लिया और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। तो आदित्य ने कायरा का हाथ वापस से पकड़ लिया और एकदम से अपने घुटनों पर आ गया और बोला, कायरा प्लीज़। कायरा ने जब आदित्य को ऐसे देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ गई और उसने उसे उठाते हुए कहा, आदि आदि ये सब बंद करो, बहुत हुआ अब। कायरा ने नाराजगी से कहा तो आदित्य अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। कायरा ने गहरी सांस ली और कहा, आदि प्लीज़। तभी आदित्य ने बिना हिले कहा, पहले कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तभी कायरा ने एक पल के लिए तो अपनी आंखें बंद कर ली, फिर आदित्य को उठाती हुई बोली, तभी आदित्य ने मुस्कुराकर कायरा को अपने गले से लगा लिया, पर कायरा तो उसी तरह खड़ी रही। दूसरी तरफ आदर्श कपूर जो उन्हें देख रहा था, उसने स्टीयरिंग को कस कर पकड़ रखा था और उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से आदित्य और कायरा को ही घूर रहा था। तभी आदित्य ने कायरा के गले लगते ही धीरे से कहा, थैंक यू कायरा, तुम्हें पता है तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। तभी कायरा ने आदित्य को खुद से दूर करते हुए कहा, ऑफिस का टाइम हो चुका है, मुझे जाना होगा। तो आदित्य ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और कायरा लिफ्ट की तरफ। तभी आदर्श कपूर भी अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसने गाड़ी की चाबी वहाँ खड़े गार्ड की तरफ उछाल दी और खुद तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तभी आदित्य वहाँ से जा चुका था और कायरा लिफ्ट के अंदर गई और उसने 18वें फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर दिया। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि एक हाथ बीच में आ गया और लिफ्ट का दरवाज़ा वापस से खुल गया। तभी कायरा ने अपने सामने देखा तो सामने आदर्श कपूर खड़ा था। तभी आदर्श कपूर भी लिफ्ट के अंदर आ गया। ऑफिस का टाइम तो कब का हो चुका था, इसलिए सिवाय उन दोनों के वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी कायरा आदर्श कपूर को घूरा और अपनी नज़रें फेर ली। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी। लिफ्ट ने अभी दूसरा माला ही पार नहीं किया था कि इतने में आदर्श कपूर ने स्टॉप का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट के अचानक रुक जाने से कायरा ने एकदम से पलट कर आदर्श कपूर की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। फिर उसकी नज़र लिफ्ट के साइड में लगे कीज पर गई। तभी उसने आदर्श कपूर को घूरा और तुरंत अपने हाथ कीज की तरफ बढ़ा दिए। उसने वापस से लिफ्ट स्टार्ट कर दी। तभी आदर्श कपूर उसके बगल में था, उसने वापस से स्टॉप कर दिया। तो दोनों ने कम से कम 10 से 20 बार ऐसा किया और फिर कायरा रुक गई। उसने आदर्श कपूर की तरफ देखा और चिढ़कर बोली, आखिर चाहते क्या हैं आप? तभी आदर्श कपूर ने कायरा की आंखों में देखते हुए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम्हें। इतना कहते ही आदर्श कपूर एकदम से चुप हो गया। तभी ये सुनकर कायरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो आदर्श कपूर की तरफ देखने लगी। तब तक आदर्श कपूर उसके बेहद करीब आ गया था। तभी कायरा ने खुद को संभाला और आदर्श कपूर को खुद से दूर करने के लिए हाथ उठाती हुई बोली, ये क्या बकवास है, हटिए और लिफ्ट स्टार्ट करिए। कहते हुए कायरा साइड से निकलने लगी तो आदर्श कपूर ने एकदम से उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। तभी कायरा लिफ्ट से टिक गई। फिर कायरा ने गुस्से से आदर्श कपूर की तरफ देखा तो आदर्श कपूर ने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, क्यों कर रही हो ऐसा? तभी कायरा ने हैरान होकर आदर्श कपूर की तरफ देखा और कहा, मैंने मैंने क्या किया है? तो फिर आदर्श कपूर ने गौर से कायरा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बेचैन किया है आपने। कहते हुए आदर्श कपूर ने जोर से अपना हाथ लिफ्ट के दीवार पर मार दिया। इस वक्त आदर्श कपूर और कायरा बेहद करीब थे। तभी कायरा ने आदर्श कपूर की आंखों में देखा तो एक पल को वो डर गई, क्योंकि आदर्श कपूर की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा था कि मानो वो अभी सारी दुनिया को जला दे। तभी कायरा ने खुद को संभाला और धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, दूर हटिए मुझसे।
कायरा ने ये कहा ही था कि इतने में आदर्श कपूर ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब खींचते हुए गुस्से में बोला, जब भी तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए कहती हो ना, तो मुझे बेहद गुस्सा आता है और इस वक्त तुम मेरा गुस्सा बढ़ा रही हो, इसलिए आज के बाद ये लफ्ज़ अपनी ज़बान पर मत लाना। आदर्श कपूर ने बेहद ही गुस्से में कहा। तो कायरा ने भी आदर्श कपूर की बाहों में कसम कसाते हुए कहा, कहूँगी कहूँगी, 1000 बार कहूँगी, दूर रहो। कायरा भी कह ही रही थी कि आदर्श कपूर ने अपनी उंगली कायरा के होठों पर रखते हुए कहा, एक और लफ्ज़ नहीं। तभी कायरा एकदम से चुप हो गई और आदर्श कपूर की तरफ देखने लगी। तो आदर्श कपूर अपनी उंगली की तरफ देख रहा था जो इस वक्त कायरा के होठ पर थी। जब कायरा ने आदर्श कपूर की नज़र देखी तो उसे आदित्य की हरकत याद आ गई। तभी उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे करते हुए कहा, छी, दूर रहो मुझसे। तभी कायरा अपने हाथ पैर चलाने लगी और ज़ोर से चीखने लगी। तभी लिफ्ट को रुके हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और कायरा के इस तरह से रिएक्ट करने की वजह से उसे घुटन ना हो जाए सोचकर आदर्श कपूर ने उसे छोड़ दिया। तभी कायरा ने छूटते ही आदर्श कपूर को ज़ोर से धक्का दिया, पर आदर्श कपूर ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, जब मेरा तुम्हें छूना इतना ही पसंद है फिर इतना ओवर रिएक्ट क्यों। तभी कायरा एक पल को उसकी तरफ हैरान आंखों से देखने लगी, फिर अगले ही पल वो गुस्से से बोले, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे करीब आए। तभी आदर्श कपूर ने वापस से कायरा को अपनी बाहों की गिरफ्त में कर लिया और उसी तरह जवाब दिए बेहद ही गुस्से में कहा कि मुझे भी नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे करीब आए सिवाय मेरे। तभी कायरा ने खुद को आदर्श कपूर से छुड़ाने की कोशिश की। उसकी पलकें हल्की नम हो गई थी। उसने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहा, तो अपनी हवस मिटाने के लिए आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए मेरे करीब है। ये सुनकर आदर्श कपूर ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसमें दुनिया जहां का गुस्सा नजर आ रहा था। उसने एकदम से कायरा को लिफ्ट से टिका दिया और गुस्से में बोला, अगर तुम्हारा जिस्म ही मेरी साथ होती तो तुम इस वक्त मेरे सामने खड़ी होकर ये कहने की हिम्मत नहीं कर रही होती। फिर आदर्श कपूर ने कायरा के पास जाकर उसके कान में कहा, मेरे आसपास सिर्फ तेरी मौजूदगी चाहिए, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, जिद है मेरी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मेरी हवस नहीं, मेरी चाहत तो हो तू। आज कह दिया, आगे कभी भी कहा तो ये आदर्श कपूर अपनी हद भूल जाएगा। कहते हुए आदर्श कपूर एकदम से कायरा से दूर हुआ और उसने लिफ्ट वापस से स्टार्ट कर दी। तभी कायरा वहीं जमी रही। तभी कुछ देर की खामोशी के बाद आदर्श कपूर ने आगे कहा, आगे से उससे दूर रहना जिसके हाथ अभी तुम थी। आदर्श कपूर अभी भी गुस्से में ही था। उसने बस इतना कहा कि कायरा उसकी तरफ देखने लगी और ठीक उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और आदर्श कपूर ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कायरा तो बस देखती ही रह गई। तभी लिफ्ट का डोर वापस बंद होने लगा तो कायरा ने खुद को संभाला और झट से बाहर निकल गई और बिना किसी पर ध्यान दिए वो सीधे अपने केबिन में चली गई। उधर काजल अपने केबिन में बैठी थी। इतने में ही किसी ने बाहर से डोर नॉक किया। तभी काजल ने कहा, कम इन। तो ऋतिक अंदर आ गया। रीति को देखते ही काजल झट से खड़ी हो गई और तुरंत बोली, सर आप, कुछ काम था आप। काजल अभी कह ही रही थी कि इतने में ही ऋतिक ने उसे टोक दिया, बॉस मैं हूँ और इतने सारे सवाल तुम कर रही हो। तभी काजल ने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, सर। तभी ऋतिक काजल के सामने रखी चेयर पर बैठता हुआ उसने काजल को ही बैठने का इशारा किया तो काजल ने भी अपनी जगह बैठ गई। तभी ऋतिक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज तुम ऑफिस किसके साथ आई थी। काजल ने तुरंत जवाब दिया, दीदू के साथ। अच्छा। कहते हुए ऋतिक ने काजल की आंखों में देखा और काजल ने मासूमी से अपना सर हिला दिया तो ऋतिक ने आगे कहा, तो वो जो तुम्हारी दीदी के साथ था वो। ऋतिक की बात सुनकर काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मेरे जीजू है। ये सुनकर तो ऋतिक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर उसे अपनी कल की हरकत वो याद आई और उसने काजल की तरफ देखते हुए कहा, काजल। तभी काजल ने ऋतिक की तरफ देखा तो ऋतिक ने धीरे से कहा, कल के लिए सॉरी। तो काजल ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं सर। तभी काजल के पास में रखा फ़ोन बज पड़ा। काजल ने झट से कॉल रिसीव कर लिया। कॉल अनमोल का था। उसने काजल को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी काजल ने फ़ोन रखा और ऋतिक की तरफ देखते हुए कहा, सर आपको कुछ काम था क्या। तो ऋतिक ने मासूमी से ना में अपना सर हिला दिया तो काजल ने आगे कहा, ठीक है सर, मुझे अनमोल सर ने बुलाया है। तो काजल अभी कह ही रही थी कि इतने में ही ऋतिक अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम जाओ, मुझे भी कुछ काम है। और ऋतिक वहाँ से चला गया। तभी काजल भी अपने काम में बिजी हो गई। तभी ऋतिक अपने केबिन में आया और उसने तुरंत दर्पण को कॉल किया और उससे बातें करने लगा। उसके फेस से आज स्माइल जाने का तो जैसे नाम ही नहीं ले रही थी। उधर कायरा अपने केबिन में बैठी थी। उसके दिमाग में बस आदर्श कपूर और उसकी बातें ही घूम रही थी। मेरे आसपास सिर्फ तेरी मौजूदगी चाहिए, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, जिद है मेरी, मुझे सिर्फ तू चाहिए। आदर्श कपूर के कहे ये शब्द तो कायरा के दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। तो कायरा का काम में ध्यान नहीं लग पा रहा था जिस वजह से वो गलती पर गलती किए जा रही थी
और तो और इन्हीं सब के बीच उसने आज के सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग की इम्पोर्टेंट फाइल भी खो दी थी। तभी थोड़ी ही देर बाद आदर्श कपूर ने कायरा से वह इम्पोर्टेंट मीटिंग की फाइल मंगवाई। तभी कायरा बिना फाइल के आदर्श कपूर के केबिन में चली गई और चुपचाप आदर्श कपूर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना सर झुका रखा था और आदर्श कपूर उसके सामने बैठा था। उसकी नज़रें कायरा पर ही थी और पास में अनमोल खड़ा था। तो आदर्श कपूर ने उसे जाने का इशारा किया और वो तुरंत बाहर चला गया। उसके जाते ही आदर्श कपूर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो कायरा के पास आया, पर कायरा ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, सॉरी सर, मैं फाइल मीटिंग से पहले रेडी कर दूंगी, मेरे पास डाटा अब भी सेफ है। तो आदर्श कपूर ने कुछ भी नहीं कहा तो कायरा वहाँ से जाने के लिए पलटी। तभी कायरा के कानों में आदर्श की आवाज़ पड़ी, वेट। तो कायरा एकदम से रुक गई, पर उसने अब तक आदर्श कपूर की तरफ नहीं देखा था। तभी आदर्श कपूर कायरा के सामने खड़ा हो गया और कायरा का सर झुका हुआ था। आज से पहले वो आदर्श कपूर के साथ ऐसे पेश तो कभी नहीं आई थी। कायरा ने मन ही मन कहा, अब क्या हुआ? तभी आदर्श कपूर ने एकदम से कहा, मेरी तरफ देखो। पर कायरा वैसे ही खड़ी रही और धीरे से बोली, मीटिंग के लिए लेट। कायरा आगे कह ही नहीं पाई क्योंकि आदर्श कपूर ने एकदम से उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया था। तभी कायरा ने आदर्श की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी कायरा गुस्से में बोली, कितनी बार कोशिश करूं पर फिर भी गुस्सा दिलाना जरूरी रहता है ना। आखिरी बार कह रही हूँ, दूर रहो। कहकर कायरा ने वहां से जाना चाहा, पर अगले ही पल आदर्श कपूर ने कायरा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। तभी कायरा तुरंत आदर्श कपूर के सीने से जा लगी। फिर कायरा ने चिढ़कर आदर्श कपूर की तरफ देखा और कहा, आपको दूर रहकर बात करना नहीं आता क्या? तभी आदर्श कपूर ने कायरा की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था कि बार बार दूर जाने के लिए कहना बंद करो, वरना मैं तुम्हें खुद के और करीब कर लूँगा और फिर कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी कायरा ने अपने गुस्से से भरी नज़रें आदर्श कपूर पर डाली और खुद को छुड़ाने लगी। जब कायरा खुद को आदर्श कपूर से नहीं छुड़ा पाई तो आदर्श कपूर की बाजू पर जोर से काट लिया, पर आदर्श कपूर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि कायरा की हरकत पर आदर्श कपूर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराकर कायरा से कहा, तुम्हें पता है मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? तभी आदर्श कपूर की नज़रें कायरा पर ही थी तो कायरा के मुंह से तुरंत निकला, अब तक तो नहीं किया। अचानक से कायरा को एहसास हुआ जैसे कुछ तो गलत बोल दिया। तभी उसने फिर आदर्श कपूर की तरफ देखा। आदर्श कपूर की स्माइल और ज़्यादा बढ़ गई थी और उसने कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? तो कायरा ज़ोर से चीख कर बोली, नहीं नहीं। तभी केबिन के बाहर अनमोल ने डोर नॉक करते हुए कहा, सर मीटिंग। तभी आदर्श कपूर की आवाज़ केबिन से बाहर आई, कैंसिल। तभी अनमोल ने कुछ कहना चाहा, पर आदर्श कपूर ने तुरंत कहा, आउट। तो अनमोल चुपचाप वहाँ से चला गया और कायरा हैरानी से आदर्श कपूर की तरफ देखने लगी। तभी आदर्श ने एकदम से कायरा को छोड़ दिया, पर कायरा अब भी वैसी ही खड़ी थी जैसे आदर्श कपूर ने उसे अब भी पकड़ रखा हो। उधर अनमोल के जाते ही कायरा ने कहा, पर सर मीटिंग तो इम्पोर्टेंट है ना, वो लोग फिर डील कैंसिल कर देंगे। तभी आदर्श कपूर ने कायरा की आंखों में देखते हुए कहा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आदर्श कपूर को मना कर सके। तो कायरा एक पल के लिए आदर्श कपूर की आंखों में देखते रही, फिर अगले ही पल कायरा गुस्से से बोली, छोड़िए मुझे। तभी आदर्श कपूर ने मुस्कुरा कर कहा, पहले पकड़ तो लूँ, फिर छोड़ूंगा या फिर सोचूंगा इस बारे में कि तुम्हें छोड़ूं या नहीं। तभी कायरा को महसूस हुआ कि आदर्श कपूर ने उसे छोड़ दिया है, तो वो झट से पीछे हो गई, गुस्से से आदर्श कपूर को घूरने लगी। तो कायरा को देखकर आदर्श कपूर मुस्कुरा दिया। तभी ये देखकर कायरा एकदम से जाने के लिए पलटी, पर अगले ही पल उसके कदम रुक गए क्योंकि उसके सूट का दुपट्टा आदर्श कपूर की घड़ी में फंस गया था। पर कायरा ने कुछ और सोच लिया था। उसे लगा कि उसका दुपट्टा आदर्श कपूर ने पकड़ लिया है, इसलिए वो गुस्से में एकदम से पलटी और खींच के एक थप्पड़ आदर्श कपूर को मारने लगी। पर वो थप्पड़ आदर्श कपूर को नहीं लगा क्योंकि आदर्श कपूर ने बीच में ही कायरा का हाथ पकड़ लिया और अपना हाथ ऊपर कर दिया जिस पर कायरा का दुपट्टा फंसा हुआ था। कायरा ने यह देखा तो झटके से अपना हाथ आदर्श कपूर की पकड़ से छुड़ा लिया और उसकी घड़ी से अपना दुपट्टा निकालने लगी। वो अभी भी गुस्से में ही थी क्योंकि आदर्श कपूर ने उसका दिमाग खराब करके रखा हुआ था। ऊपर से उसका जिद्दी दुपट्टा जल्दी से निकल ही नहीं रहा था। इसी चक्कर में उसके गले से उसका दुपट्टा हट गया जिससे कायरा ने अपनी गर्दन में पड़ चुके निशान को छुपा रखा था। तभी दुपट्टा हटते ही आदर्श कपूर की नज़र निशान पर पड़ी और उसके हाथ खुद ब खुद कायरा की गर्दन पर चले गए। तभी आदर्श कपूर की उंगलियों ने जैसे ही कायरा की गर्दन को छुआ, कायरा एकदम से जम गई। तुरंत आदर्श कपूर का हाथ झटक दिया और अपना दुपट्टा जोर से खींच लिया जिससे कायरा का दुपट्टा फट गया, पर वो अब आदर्श कपूर की घड़ी से अलग हो चुका था। तभी कायरा ने फौरन उस दुपट्टे से अपने निशान छुपा लिए। उसने वापस से अपना दुपट्टा अपनी गर्दन से छिपा लिया। उसे याद आने लगा जब वो आदित्य के रूम से निकलकर अपने रूम में आई तो उसने आईने में खुद को देखा तो उसे उसकी गर्दन पर वो निशान साफ दिख रहे थे जिससे बार बार कायरा को वो पल याद आ रहे थे। साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी।
इसलिए उसने फुल नेक वाला सूट पहन लिया, पर उससे भी उसका निशान छुप ना सका। तो उसने दुपट्टे को ही अपनी गर्दन से छिपा लिया। तो काजल ने टोका भी था, पर कायरा ने उसे यह कहकर टाल दिया कि वो ऐसे ही कंफर्टेबल है। तभी वो पल याद आते ही कायरा की आंखें नम हो गई, पर उसने खुद को संभाला और उसने गुस्से से एक नज़र आदर्श कपूर की तरफ देखा और वहाँ से तेजी से निकल गई। आदर्श कपूर तो बस अपनी हैरान आंखों से उसे देखता ही रहा। उसे बार बार कायरा की गर्दन पर बना निशान याद आ रहा था, जिससे आदर्श कपूर और भी ज़्यादा परेशान था। तभी ऋतिक अपने केबिन में बैठा दर्पण से कॉल पर बात कर रहा था। तभी ऋतिक ने दर्पण को सारी बातें बता दी और दर्पण बस हंसे ही जा रहा था। फिर दर्पण ने खुद को संभाला और ऋतिक से कहा, यार मैं बता रहा हूँ, तू उसे अपने दिल की बात कह दे, वरना कल को पता चले वह तुझे अपनी शादी का ही कार्ड देने आ जाए। तभी ऋतिक एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर अगले ही पल वो अपनी जगह पर बैठता हुआ बोला, यार पर मैं करूँ क्या। तभी दर्पण ने अपना सिर पीट लिया और कहा, सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो दर्पण ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सबसे पहले तो तू उससे दोस्ती कर ले, एकदम पक्की वाली, जिससे वो तुझे अपनी सारी बात बताने लगे। और जब वो तेरे साथ कंफर्ट महसूस करने लगे तब तू उसे शादी के लिए प्रपोज कर दियो। यार ऋतिक, तुझे पता है कि बड़ी की शादी तय हो चुकी है, मतलब छोटी की कभी भी तय हो सकती है। इसलिए पहले से अपनी सीट बुक कर ले, वरना वहाँ उसकी डोली उठे और तू मेरे सामने देवदास बन बैठा हो। फिर दर्पण ने तुरंत ही अपना सर झटक दिया। तभी सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। दर्पण ने फिर कहा, ओए मेरे भाई, तू सुन तो रहा है ना। तभी ऋतिक ने तुरंत कहा, पर ब्रो ये सब तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। तभी दर्पण ने चिढ़ कर कहा, जा बैठा रहे, बाद में मेरे पास मत आ जाइयो देवदास बन के। कहकर दर्पण ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ऋतिक ने कुछ देर अपने फ़ोन को घूरा, फिर उसे साइड में रख कर उस बारे में सोचने लगा। फिर उसे एक बहुत ही धांसू आइडिया आया। उधर कायरा के जाने के बाद आदर्श कपूर अपने केबिन के में चहलकदमी कर रहा था। कितने में किसी ने बाहर से डोर नॉक किया। तभी आदर्श कपूर ने अंदर जाने के लिए कहा तो एक आदमी तुरंत अंदर आ गया। उसने सफ़ेद शर्ट के साथ काले रंग का पैंट पहना हुआ था। वो आदमी अंदर आते ही सर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी आदर्श कपूर ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और फिर कहा, इतना लेट, आखिर तुम्हें एक इंसान की जानकारी निकालने में इतना समय क्यों लग रहा है। तभी उस आदमी ने फौरन कहा, बॉस हमें उसके बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। उसने बहुत अच्छे तरीके से खुद को छुपा रखा है, पर वह सब तो झूठ था। उसमें सिर्फ वो था जो उस दुनिया को दिखाना चाहता है, असल में तो वो कोई और ही है। तभी आदर्श कपूर ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, कहते जाओ, मुझे उसके बारे में हर एक चीज़ जाननी है। आदर्श कपूर ने कहा तो रुद्र ने अपनी बात जारी रखी। उधर कायरा का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। वो तो आदित्य से दूर रहने के लिए यहाँ आई थी, पर अब यहाँ भी उसे घुटन महसूस होने लगी थी। आदर्श कपूर की हरकतें और उसकी बातें उसे डरा रही थी। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी पलकें नम होने लगी थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। तभी कायरा ने अनमोल का नंबर डायल किया और उसने हाफ डे ले लिया। फिर उसने अपना सारा सामान समेटते हुए काजल से कॉल करके कह दिया कि वो किसी काम से जा रही है। तभी काजल ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। तभी उसके सामने रखा फ़ोन बज पड़ा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से ऋतिक की आवाज़ आई, मिस काजल, अभी मेरे केबिन में आई है। तभी काजल ने कहा, क्यों सर, क्या हुआ। तभी काजल की बात सुनकर ऋतिक मुस्कुरा दिया और उसने कहा, बॉस कौन है। काजल ने एकदम से कहा, आप सर, सॉरी सर। काजल ने कहा तो ऋतिक ने तुरंत कहा, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं बल्कि तुम चाहिए। ऋतिक ने एकदम से फ्लो फ्लो में कह गया। तभी काजल ने जैसे ही सुना उसने हैरानी से कहा, जी। तो ऋतिक को होश आया और वो एकदम से हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपनी बात संभाली, मेरा मतलब है तुम अभी मेरे केबिन में आओ। कहकर ऋतिक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर गहरी सांस लेने लगा, जैसे अब तक किसी ने उसकी सांसों को रोक रखा हो। दूसरी तरफ काजल अपने हाथ में मौजूद फ़ोन को अजीब तरीके से घूर रही थी और फिर उसने फ़ोन रख दिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उधर ऋतिक काजल का इंतज़ार कर रहा था और तभी बाहर से किसी ने केबिन का डोर नॉक किया। ऋतिक ने एकदम से कहा, कम इन। काजल इतना सुनते ही अंदर आ गई। तो काजल को देखते ही ऋतिक के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी काजल ने ऋतिक के सामने आते ही कहा, जी सर, आपने मुझे बुलाया था। बैठो। ऋतिक ने अपने सामने रखी चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो काजल ऋतिक के सामने बैठ गई। ऋतिक ने एक फाइल काजल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने इसमें काफ़ी मिस्टेक की हुई है। भाई ने देखा तो वो बहुत नाराज़ होंगे मुझसे, इसलिए तुम इसे अभी सही करो। तभी काजल ने जैसे ही उस फाइल को देखा उसने तुरंत ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर अगले ही पल कुछ सोच कर वो एकदम से खामोश हो गई और फाइल के पन्ने पलटते हुए जहाँ जहाँ करेक्शन की ज़रूरत थी वो करती जा रही थी। उधर ऋतिक प्यार से काजल को ही देख रहा था। तभी ऋतिक ने काजल को देखते हुए मन ही मन कहा,
मुझे पता है ये बेकार सा वर्क तुम्हारा नहीं है, पर मैं क्या करूं, तुम्हारे वर्क में कोई मिस्टेक दिखी ही नहीं। तो ये ऋतिक अभी अपने ख्यालों में गुम ही था कि इतने में उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। तो ऋतिक ने देखा तो दर्पण का मैसेज था कि कहाँ तक पहुंची जनाब के प्यार की गाड़ी। तभी दर्पण का मैसेज देखकर ऋतिक एकदम से चिढ़ गया और उसने तुरंत रिप्लाई किया, तू बकवास करना बंद कर, नहीं तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ने की जगह किसी खाई में पड़ी मिलेगी। तभी दर्पण का तुरंत जवाब आया, अच्छा साथ में वो भी रहेगी या अकेले ही खाई में गिरने का प्लान है। दर्पण का जवाब पढ़ के रीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने दर्पण को रिप्लाई किया, तो मिल, मैं सबसे पहले तुझे ही खाई में धक्का दूंगा। तभी रीति का रिप्लाई देखकर दर्पण को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए जवाब टाइप किया, अब तो 2 दिन तुझे तेरा प्यारा सा दोस्त नहीं दिखेगा, तू ही कूद जाएगा खाई में। वैसे लव यू मेरी जान ऋतिक, और बेस्ट ऑफ लक, जीत कर ही आइयो वरना अपनी शक्ल हमें ना दिखाइयो। तभी दर्पण का जवाब पढ़कर ऋतिक मुस्कुरा दिया। उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और काजल को देखने लगा जो अपने काम में ही लगी हुई थी। तभी काजल को देखते हुए ऋतिक सोचने लगा कि आखिर कैसे वो काजल से बात करे। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा तो दर्पण से पूछना चाहता था कि वो आखिर क्या करे, कैसे बात करे काजल से, पर उसने तुरंत ही फ़ोन पर से अपनी नज़रें हटा ली और काजल की तरफ देखते हुए खुद से ही कहा, अब तुझे ही कुछ करना है ऋतिक। उधर कायरा अकेली समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। वो बस एक टक समुद्र की लहरों को देख रही थी। उसके सामने आदित्य और आदर्श कपूर दोनों की हरकतें घूम रही थी। हर तरफ से उसे आदर्श कपूर ही गलत लग रहा था, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो ये भी मानना नहीं चाहती थी। वो खुद से ही सवाल जवाब किए जा रही थी। आदित्य तो उसका मंगेतर है, वो उसके करीब आ सकता है, पर जब वो करीब आता है तो उसका दिल करता है कि वो उससे बहुत दूर चली जाए, इतनी कि किसी को मिले ही ना। उधर आदर्श कपूर के करीबी से कायरा को गुस्सा तो आया, पर उससे नफरत नहीं हुई, ना ही ख्याल आया कि वो उसे दूर जाकर खो जाए। कायरा ने मन ही मन खुद से कहा, ये सब गलत है। फिर कायरा ने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश की, पर आंखें बंद करते हुए आदर्श कपूर की गुस्से से भरी आंखें दिखने लगी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और उसके मुंह से निकला, आप ही गलत है। कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और रोड पर चलने लगी। अब शाम होने को आई थी और कायरा यूं ही सड़क पर चले जा रही। फिर कायरा ने टैक्सी रुकवा ली और वापस गाड़ी की तरफ चल पड़ी। उधर आदर्श कपूर के सामने खड़ा था और उसने कहना शुरू किया, सर उसका नाम आदित्य राठौड़ है। तभी आदर्श कपूर ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, पर वो तो। कहते कहते आदर्श कपूर रुक गया और उसने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने आगे कहा, सर वो। उधर काजल अपना काम खत्म करके जैसे ही जाने को अपनी जगह से खड़ी हुई, ऋतिक ने तपाक से कहा, अरे एक बार रीचेक तो कर लो। काजल ने हैरानी से ऋतिक की तरफ देखा और कहा, पर सर मैंने पहले ही फाइल 5 बार चेक की है और सब कुछ परफेक्ट है, कोई भी गलती नहीं हुई है, आप खुद देख सकते हैं। तभी रीति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो काजल को कैसे रोक कर रखे। फिर उसने कुछ सोचा और मन ही मन मुस्कुराते उठा। फिर ऋतिक ने काजल की तरफ देखते हुए कहा, बॉस कौन है? आप। काजल ने तुरंत जवाब दिया। तभी ऋतिक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तो तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकती हो, ये काम तो तुम्हारा हुआ ना। तो काजल ने अपनी पलकें झपकी और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी ऋतिक ने काजल से कहा, तो बैठो। तो काजल चुपचाप ऋतिक के सामने बैठ गई। उधर रुद्र ने आगे कहना शुरू किया कि सर जो आप सोच रहे हैं वो सही है, ये वही आदित्य चौहान है। तभी आदर्श कपूर की नज़रें रुद्र पर ही थी और उसे आदित्य पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी रुद्र ने आदर्श से कहा, सर आपको तो याद होगा लास्ट टाइम आज से 5 साल पहले ये गायब हुआ तो इसके मरने की खबर मिली थी, पर लाश नहीं। फिर भी उसे मरा हुआ मान लिया गया था क्योंकि अचानक ही उसके सारे क्राइम जो रुक गए थे। पर वो क्राइम यूं ही नहीं रुके, आप तो और ज़ोर शोर से चल रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि पहले आदित्य के लोग बेवकूफ़ कहीं से ही बच्चों की किडनैपिंग कर लेते थे, पर अब वो बेहद संभल कर ऐसा करते हैं। वो तो बच्चों को छोड़ने के एवज में उनके पेरेंट्स से पैसे भी मांगते हैं। पैसे मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो और भी ज़्यादा ठीक है, पर बच्चों को छोड़ते नहीं हैं। तभी आदर्श कपूर ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। तभी रुद्र आगे बोला, बीच में आदित्य के क्राइम के रुकने की वजह एक लड़की थी जिसके प्यार में वो पागल हो गया था और जो पहले आदित्य राठौड़ बना घूमता था वो और कोई नहीं बल्कि आदित्य राठौड़ का छोटा भाई रोहित राठौड़ था। पर कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। उस समय आदित्य ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो रोहित को बचा ले, पर नहीं बचा पाया। फिर उसने खुद को ही छुपा लिया था। इस बीच वो शहर की यूनिवर्सिटी में दोबारा स्टडी करने लगा था और वहीं किसी कायरा नाम की लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की ने तो जैसे उसे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ भी मार दिया था, पर बाद में आदित्य ने अपने हाथ की नस काट ली थी। फिर वो लड़की मान गई।
तब आदर्श कपूर बोला, क्या? आदर्श कपूर तो हैरान ही रह गया ये सुनकर कि आदित्य के हाथ काट लेने के कारण कायरा ने उसकी बात मान ली थी। अब तो उसे आदित्य के साथ साथ कायरा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी रुद्र ने कहा, जी सर, वो बेवकूफ़ लड़की। रुद्र अभी कह ही रहा था कितने में ही आदर्श कपूर गुस्से से चीखा, रुद्र। तभी रुद्र एकदम से चौंक गया। उसने आदर्श कपूर की तरफ देखा तो वो गुस्से में ही उसे घूर रहा था। रुद्र को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने किया क्या। तभी आदर्श कपूर ने गुस्से में रुद्र से कहा, फालतू की बकवास बंद करो। बेवकूफ़ किसे बोल रहे हो? मैं जिसके बारे में पूछा है सिर्फ वही बताओ। तभी रुद्रा एकदम से सीरियस हो गया और उसने कहा, फिर वो उस लड़की की फैमिली से घुलने मिलने लगा और अब उसके माँ बाप भी हैं जो इस समय उस लड़की के घर पर ही है। और आदित्य भी फिलहाल वहीं रहता है क्योंकि उसने अपना सब कुछ लंदन में ही सेटल कर लिया है। हालांकि उसे ऐसी छोटी मोटी जगह और वहाँ की कई सारी चीज़ें सूट नहीं करती है, पर वो ये सब भी सह रहा है। और तो और उसे लंदन से अपने साथ साथ अपने पर्सनल डॉक्टर की टीम को भी बुला रखी है। वो टीम कहाँ है उसका पता नहीं, पर मेरे लोग उसकी जानकारी निकाल रहे हैं। कल तक शायद ये भी पता चल जाए। कुछ ही दिन हुए हैं उसे लंदन से वापस आए और आते ही उसने उस लड़की से शादी की डेट भी फिक्स कर ली है। और सर 2 महीने बाद सगाई और 6 महीने बाद शादी भी है। वो जल्द से जल्द शादी करके उस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उसका रुका हुआ काम फिर से शुरू हो चुके और इस बेकार सी जगह से आज़ाद हो सके। इतना ही काफ़ी नहीं था, उसने लेट मुहूर्त निकालने वाले पंडित की भी जान ले ली, उसका एक्सीडेंट करवा दिया। तभी आदर्श कपूर गुस्से से बोला, बस बहुत हुआ रुद्र, इतना काफ़ी है। उसकी फाइल मुझे दे दो, अब जो भी हो जानना होगा मैं खुद देख लूँगा। तभी रुद्रा ने एकदम से अपना मुंह खोला और जल्दी से बोला, सर वो मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में फाइल ही रेडी नहीं की है। तभी आदर्श कपूर ने अपनी जलती निगाहों से रुद्रा की तरफ देखा तो वो फ़ौरन बोला, बस 2 घंटे में फाइल आपके सामने होगी सर। रुद्रा ने कहा तो आदर्श कपूर ने तुरंत उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। इशारा पाते ही रुद्र वहाँ से चला गया। तभी उसके जाते ही आदर्श कपूर ने अनमोल को कॉल किया और कायरा को अपने केबिन में बुलाया, पर तब उसे पता चला कि कायरा तो पहले ही ऑफिस से जा चुकी है। इससे पहले कि आदर्श कपूर कुछ कहता, अनमोल ने दोबारा कहा, सर ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, वो आती ही होंगी। अनमोल ने कहा तो आदर्श कपूर ने तुरंत कहा, वो जैसे ही आए उसे मेरे केबिन में भेजो। कहकर आदर्श कपूर ने फ़ोन रख दिया। तो आखिर गाइज, जब कायरा को आदित्य की सच्चाई पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो फिर आदित्य से शादी करेगी और उधर आदित्य कायरा का ईजिली पीछा छोड़ देगा या फिर कायरा से शादी करके ही रहेगा? तो दोस्तों, ये सब जानने के कहानी के चौथे पार्ट में अगर आप चाहते हैं कहानी आते ही आपको पता चल जाए तो आप एक काम करना, घंटी वाला बटन दबा देना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेगा।